नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कॉफ़ी विद कुमार पर। दोस्तों, आज मैं कॉफ़ी विद कुमार पर बताऊंगा कि कैसे कोविड-19 भारत में मध्यम वर्ग के सपने को तोड़ रहा है। जी हाँ, ये कैसे मध्यम वर्ग को प्रभावित कर रहा है और इसकी वजह से समाज में एक नई विसंगति, नई तो नहीं कहूँगा, एक पुरानी विसंगति है जो पुरानी विसंगतियों को की तरफ समाज को ढकेल रहा है। आज मैं दो स्टोरी लेकर आया हूँ जिसके माध्यम से मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे कोरोना वायरस की तालाबंदी ने मध्यम वर्ग के लिए जो योजनाएं बनाई गई थी या मध्यम वर्ग ने जो अपने लिए जो प्लानिंग करी थी वो उसको कैसे इस कोरोना वायरस की तालाबंदी ने उलट पुलट कर रख दिया। जी हाँ, मेरी पहली स्टोरी है यूपी से। यूपी के रहने वाले हैं आशीष कुमार, जो मार्च तक नौकरी कर रहे थे। इनके पास प्लास्टिक के ढांचे बनाने की तकनीक का डिप्लोमा था और इसी डिप्लोमा के माध्यम से उन्होंने अपने कैरियर में तरक्की की राह पकड़ी थी। जी, ये महाराष्ट्र में एक चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे और लेकिन इस तालाबंदी की वजह से उनकी सारी योजनाएं उलट पलट हो गई। जी हाँ, उसकी सारे सपने को इस तालाबंदी ने तोड़ कर रख दिया। पूरी दुनिया में आप मान के चले कि आशीष कुमार जैसे शिक्षित लोग, लेकिन ये बेरोज़गार है और इनकी संख्या जो है वो अनगिनत है। मतलब अभी आप इसकी एक सही संख्या को आप वो बता नहीं सकते हैं। और इन सभी की तरक्की की राह को कोरोना वायरस ने रोक दिया। वायरस ने अभी तक भारत में 20 लाख से ज़्यादा लोगों को संक्रमित किया है और अर्थव्यवस्था को पीछे ढकेल दिया है। इसी के साथ करोड़ों लोगों के अरमान धुंधले होते जा रहे हैं। ये लोग सालों से ग्रामीण भारत के लिए समृद्धि हासिल कर रहे हैं और एक ऐसे वर्ग में शामिल हैं जिसे अर्थशास्त्री एक निरंतर फैलता हुआ मध्यम वर्ग कहते हैं। कुछ परिभाषाओं के अनुसार ये प्रतिदिन 700 से लेकर 750 रुपये तक कमाते हैं और ये वर्ग दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश में आर्थिक विकास की योजनाओं का एक मुख्य हिस्सा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार महामारी के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के 4.5% सिकुड़ने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार कम से कम 40 करोड़ लोग श्रमिक के और गहरी गरीबी में जाने का खतरा बन गया है। जी हाँ, आशीष कुमार उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के उन अनुमानित 1,30,000 लोगों में से थे जो महामारी के दौरान पूरे देश से अपने ज़िले में वापस लौट आए हैं। आशीष ने पिछले साल जून में गोंडा छोड़ा था और पूरे देश में करीब 1 करोड़ लोग लंबी और मुश्किल यात्राएं करके उन गांव में वापस लौट कर आ गए जिन्होंने उस गांव को छोड़ दिया था। कुछ तो शहर की तरफ फिर से वापस चले गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे श्रमिक नौकरी न मिलने की वजह से गांव में फंसे हुए हैं। आशीष महाराष्ट्र के बारामती ज़िले के एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे, जैसा कि मैंने बताया पहले भी, और हर महीने 13,000 रुपये कमा रहे थे। ये रकम उनके पिता के गांव की कमाई से दुगने से भी ज़्यादा था, जो उनके पिता गांव में अनाज मंडी में काम कर हर महीने कमाते थे। इस कमाई से हर महीने आशीष 9,000 रुपये घर भेजते थे, जिसका अधिकांश हिस्सा उसके छोटे भाई बहनों की पढ़ाई में खर्च का काम आता था। पर अब सब कुछ बदल गया है। जी हाँ दोस्तों, अब आशीष के लिए सब कुछ बदल गया है। जो पहले परिवार का पोषक बना हुआ था, अभी वो एक परिवार का एक तरह से एक बोझ बना हुआ है, क्योंकि उसके पास
कोई नौकरी नहीं है, कोई कमाई का कोई जरिया नहीं है। वो अपने दत्तानगर गांव में बस समय काट रहा है। आशीष ने अभी कुछ गुजरात और दूसरे राज्यों में कई प्लास्टिक की फैक्ट्रियों में नौकरी के लिए आवेदन तो किया है, लेकिन कहीं से अभी तक उसको काम नहीं मिला हुआ है। वो अभी गांव पर ही है और लहलहाते हुए धान के खेतों से घिरे अपने माता पिता के एक मंजिला मकान के पास बैठे हुए आशीष अभी भी कहते हैं, कुछ भी हो जाए मुझे नौकरी चाहिए। स्थिति ये आशीष की जो स्टोरी है वो दिखाती है कि ये जो है कोरोना वायरस की तालाबंदी ने एक जो है कितनी भयावह तस्वीर जो रख दी है, जो कि आज का गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। उसे अपने जो प्रोपेगेंडा जो सरकारी माध्यम से मिला होता है, वो प्रोपेगेंडा पे काम कर रहा है और इन सब प्रोपेगेंडा के बीच कहीं ना कहीं आशीष कुमार जैसे लोगों की आवाज़ दब कर रह गई है। जी हाँ, ये क्योंकि मध्यम वर्ग से आते हैं और मध्यम वर्ग की, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मध्यम वर्ग की ज़रूरत शायद इस सरकार को अब नहीं है। पहले की सरकारों को भी नहीं थी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि सरकार ने हम मध्यम वर्गीयों को भगवान के भरोसे में छोड़ दिया है। जी हाँ, क्योंकि विश्व बैंक के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश में, जिसकी आबादी करीबन 20 करोड़ के आसपास है, उसमें से आज भी 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से गरीबी में रहते हैं। आप बोल दीजिए 6 करोड़ लोग, मतलब आप समझ लीजिए कि मतलब 1/3 लोग जो है आज भी गरीबी में रहते हैं। और पता नहीं ये कोरोना की तालाबंदी से और कितनी की संख्या इस आंकड़ों में जुड़ेगी। स्थिति गंभीर है और ये समस्या के साथ जो है, ये जो समस्या है बद से बदतर ही होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सरकार ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। जी हाँ, इसकी वजह से जो मैं देख रहा हूँ, एक जो मेरी दूसरी स्टोरी है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक छोटे से वीडियो क्लिप के बाद, कि कैसे वो जो है एक विसंगतियों को समाज में फिर से पनपने में मदद कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नौकरी रही नहीं और अभी मिलने के आसार भी नहीं दिख रहे हैं, तो ये जो लोगों पर जो ये एक आर्थिक बोझ जो बढ़ता जा रहा है, उसका सीधा असर आज की तारीख में जो है वो, मतलब आप समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं जो है सबसे पहले जो है एक लड़कियों को नुकसान, लड़कियों के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है। और जब लोगों के सपने टूट रहे हैं तो कमाई का कोई जरिया नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं ये जो है, जो पहले भी जो लड़कियों की शिक्षा जो है वो प्राथमिकता की श्रेणी में नहीं रहता था। आज हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए बोल लीजिए कि लड़कियों की जो शिक्षा थी वो पहली प्राथमिकता नहीं थी। आज गांव में जाकर देखेंगे तो ये आपको कमोवेश देखने को ये मिलेगा। और जैसे जैसे ये संसाधन लोगों का घट रहा है, तो वो सीधा असर जो है वो जो है लड़कियों को कर रहा है। और इससे लड़कियों के कम उम्र में शादी का जो जोखिम है वो बढ़ रहा है। एक तरह से उनकी पढ़ाई तो बंद कर ही दी गई है। और अब जो दूसरी एक नई समस्या है, कम उम्र में ही लोग बाग जो है वो शादी कर रहे हैं, क्योंकि
क्योंकि ये एक तरह से है कि कहीं ना कहीं से उनको एक आर्थिक मदद उसकी वजह से मिल रही है, तो इसके लिए लोग जो हैं ये आज समाज में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आ गए। ये एक कोरोना वायरस की वजह से जो तालाबंदी हुई उसका एक दूसरा भयावह चेहरा है। ये स्टोरी है यूपी के जौनपुर से। यूपी के जौनपुर के एक गांव में पुलिस ने जब 15 साल की लड़की के घर पहुंचा तो वहां वो लड़की शादी के लिए तैयार होकर मंदिर जाने वाली थी। पुलिस को देखकर वो घबरा गई। यहाँ मैं लड़की का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये मेरा एक सामाजिक दायित्व है कि मैं उसका नाम यहाँ पर गुप्त रखूँ। वो लड़की घबरा गई और बीमार पिता, और क्योंकि उस लड़की को लगा था कि उसके पिता बीमार है और बेरोजगार भाई की हालत को देखकर अगर वो अपने दूर के रिश्तेदार के बेटे से शादी कर लेगी तो शायद उसके परिवार का कुछ आर्थिक परेशानियां दूर हो, और उसका भी वो कहीं ना कहीं सोच रही थी कि उसका भी भविष्य सुधरेगा। स्थानीय अधिकार कार्यकर्ताओं की सूचना पर लड़की की शादी को अधिकारियों ने रुकवा दी और उसके माता पिता पर बाल विवाह अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। जौनपुर में अपने गांव से वो लड़की फ़ोन करके कहती है, जब मेरे पिता ने शादी पक्की कर दी थी तो मैंने हाँ कह दिया, फिर भी उसने कहा कि अगर संभव है तो वो स्कूल जाना पसंद करेगी। वो बताती है कि घर पर खाना नहीं है, हम सब एक कमरे में रहते हैं, मेरे पिता मेरे लिए चिंतित थे और रोते भी थे। मेरी शादी होती तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता। वो कह रहे हैं कि मुझे अब 3 साल तक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा देश में, क्योंकि देश में लड़कियों की शादी की वैध उम्र 18 साल है। समझिए कि आज उसकी उम्र क्या होगी। क्योंकि मैं जो यहाँ पे आपको इस स्टोरी के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ कि ये कोई कोई ज़बरदस्ती का नहीं था। ज़ोर ज़बरदस्ती कहीं भी नहीं करी गई थी। ये यहाँ पे उस लड़की की भी रजामंदी थी। लेकिन ये स्थिति पैदा क्यों हुई, कॉफ़ीवर कुमार यही बताना चाहता है कि कैसे कोरोना की वजह से जो तालाबंदी हुई उसकी वजह से जो मध्यम वर्गीय लोगों की नौकरी गई, वो कहीं ना कहीं अब समाज में एक विसंगति को पैदा कर रही है। अधिकार कार्यकर्ता और अधिकारियों ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण और पश्चिम भारत तक एक अप्रत्याशित प्रवृत्ति देखी है, और वो है बाल विवाह के मामलों में वृद्धि। महामारी से पहले तक कम उम्र में शादी में जश्न होता था और दुल्हन का परिवार भारी दहेज देता था। कम उम्र में शादी का मतलब है कि लड़कियां स्कूल छोड़ देगी, और अधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि उससे गुलामी, घरेलू यौन हिंसा, प्रसव में मृत्यु बढ़ती है। यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 27% लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले और 7% लड़कियों की शादी 15 साल की उम्र से पहले हो जाती है। भारत के कुछ राज्यों और समुदाय में बाल विवाह होना आज भी आम है। तो दोस्तों, ये जो मेरी 2 स्टोरी है, ये दिखाती है कि कैसे जो है कोरोना वायरस मध्यम वर्गों के लिए एक अभिशाप बनकर आया है। और क्योंकि इस वर्ग की ज़रूरत किसी भी सरकार को नहीं है, किसी नेता को नहीं है, तो आखिर ये समस्याएं कौन सुधारेगा। तो मैं अपने सारे दोस्तों से और मैं अपने सारे शुभचिंतकों से विनती करता हूं कि आप अपनी आवाज़ उठाइए, क्योंकि अब आपको एक जन आंदोलन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक जन आंदोलन नहीं करेंगे तो आप
कहीं ना कहीं सरकार की प्राथमिकता में आप पीछे की तरफ जाते जाएंगे और कई सारी समस्याएं आपकी ज़िंदगी में आती जाएगी। तो मैं आपसे यही विनती करता हूं कि आप अपनी आवाज़ उठाएं और मैं अपने चैनल के माध्यम से ये आपकी आवाज़ को सरकार और सरकार की एजेंसियों तक पहुंचाने में आपकी मदद करता रहूँगा। धन्यवाद।